नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। शिवराध्या आईएएस अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अ, ये आज पॉलिटी के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। ये पॉलिटी का तीसरा टेस्ट है और कुल मिलाकर ये है 8वां टेस्ट है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब राज्य विधान परिषदों के विघटन का अधिकार किसे है? राज्य विधान परिषदों के विघटन का अधिकार किसे है? तो अगर हम समझे इस चीज को, तो राज्य विधान परिषद जो होती है उसके विघटन का अधिकार जो होता है वो संसद को होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 169, अनुच्छेद 169 जो है उसमें राज्य विधान परिषदों के उत्सादन उत्सादन मतलब होता है उनका समापन और निर्माण, ये सारा अधिकार किसको दिया गया है? ये सारा अधिकार दिया गया है संसद को। जिस राज्य विधानसभा में, जिस राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता हो, अगर वो राज्य विधानसभा संसद से बोले कि हमको विधान परिषद की आवश्यकता है, तो संसद जो है उसको विधान परिषद का निर्माण करके देती है। अनुच्छेद 169 है। तो ये आपका पहला सवाल था, उसका उत्तर आपको मिल गया होगा, संसद। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि किस राज्य में जो विधान परिषद है वो द्विसदनीय है, द्विसदनीय नहीं है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें मिलाइए आप कि कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद जो है, सॉरी, विधानमंडल जो है वो द्विसदनीय नहीं है। तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद जो है, सॉरी, विधानमंडल जो द्विसदनीय है, बिहार में है, तेलंगाना में भी है। एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है इस विकल्प में जहां पर विधान मंडल जो है वो द्विसदनीय ना है। यानी कि यहाँ पर विधानसभा तो है, विधानसभा तो है, परंतु विधान परिषद नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिएगा, किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है? सवाल ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि दिल्ली की जो दिल्ली जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर भी विधानसभा है, और पौंडीचेरी जो है वहां भी विधानसभा है। तो एक और दोनों दोनों सही होगा, इसलिए चौथा विकल्प ए एंड बी आपका सही होगा। लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यदि कोई राज्य अपने राज्य विधान परिषद स्थापित करने के लिए, तो राज्यसभा जो है ध्यान से देखिएगा, यदि कोई राज्य अपने राज्य में विधान परिषद स्थापित करना चाहती है, तो राज्य विधानसभा किस बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य विधानसभा प्रस्तावित करेगी? तो ऑप्शन दूसरा जो है, कुल सदस्य संख्या बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर वह प्रस्ताव पारित करे, तो उसके राज्य में विधान परिषद जो है संसद द्वारा वो हो जाएगी, स्थापित कर दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा अगला सवाल। अगले सवाल में देखिएगा, विधानसभा की संरचना तथा गठन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। विधानसभाओं की संरचना या गठन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 170 में दिया गया है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनी है। ठीक है, और सिक्किम, मिजोरम, गोवा तथा पुडुचेरी में 60 से कम सदस्य। तो इसके तीनों कथन जो है वो सही हो जाएंगे, क्योंकि सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी में 60 से कम सदस्य हैं, और अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं, और कम से कम 60 हो सकते हैं। ठीक है, तो तीन के तीनों कथन सही हो जाएंगे इसके। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। ये सवाल आपका रहा, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगले स्लाइड पर आते हैं। ये कैसे होता है? चलिए कोई ना, और जूम कर लेते हैं, इससे ज्यादा जूम होगा भी नहीं। सर कैसे करते थे? अच्छा हाँ,
आपसे ठीक है, इतना एडिट करना पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, सही तो है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों वाले राज्यों को अवरोही क्रम में निर्धारित करना है। सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों वाले राज्यों को अवरोही क्रम में हम निर्धारित करेंगे। तो इसमें देखिएगा, आपको पता है, ये सबको पता होता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। एक मिनट नीचे चली गई। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसमें सबसे ज्यादा सीटें आपको लगानी है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा सीट आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में होगा, तो वेस्ट बंगाल हो गया। फिर उसके बाद जो है बिहार में हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र में हो जाएगा, UWB, ठीक है। तो ये आपको पहले विकल्प में मिल जाएगा। पहले विकल्प में आप खोजेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। देखिएगा, ये पहला विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को 2 महिला सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जबकि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव या निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, ठीक है। तो इसका दोनों कथन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, विधानसभा के कार्यकाल के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है। यदि आपातकाल की घोषणा, यहाँ परिवर्तन लिखा हुआ है, एक्चुअली में यहाँ लिखा जाएगा प्रवर्तन या लागू जिसको बोलते हैं। यहाँ लिखा होना चाहिए था प्रवर्तन, ठीक है। तो यदि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा के कार्यकाल बढ़ा सकती है। तो दोनों कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का यूपी में 2 या 2 से अधिक बार, एक मिनट इसको देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का यूपी में 2 या 2 से अधिक बार कार्यकाल रहा है? तो इसमें आप देखिएगा, मुलायम सिंह यादव जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं ऑप्शन में, नारायण दत्त तिवारी जी हैं और कल्याण सिंह है। तीनों का कार्यकाल जो है वो उत्तर प्रदेश में 2 बार से अधिक रहा है। तो ये जो है विकल्प उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विधानसभा के सदस्यता के लिए अनुच्छेद 173 में योग्यताओं का उल्लेख है। विधानसभा का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में साफ साफ लिखा हुआ है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुच्छेद 173 में योग्यताओं का उल्लेख है और विधानसभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। एक और दो कथन जो है आपके सही हो जाएंगे। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विधानसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विधानसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही संचालन करता है। बिल्कुल सही है। जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है और कार्यवाही का संचालन भी करता है। दूसरा कथन क्या है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की नहीं होती है, तो और किसकी होगी? जब सदन की अध्यक्षता भी करेगा और वहां पर पीठासीन के रूप में बैठेगा तो शांति व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी और किसकी होगी? तो ये कथन गलत हो गया। केवल एक कथन सही होगा इसमें,
कथन एक सही हो जाएगा, ठीक है, कथन एक सही हो जाएगा। निम्न सदन में निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है? तो निम्न सदन में निर्णायक मत का प्रयोग तो विधानसभा अध्यक्ष ही करेगा ना, और कौन करने आएगा निर्णायक मत का प्रयोग? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करिए। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है, बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभाओं में कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। किसी राज्य में यदि एक सदनी विधायिका हो तो इसकी अध्यक्षता राज्यपाल करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है, ये बिल्कुल सही चीज है। राज्यपाल और सदन के बीच जो संपर्क है वो अध्यक्ष ही स्थापित करता है, और अध्यक्ष सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकाल जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय है। यहाँ पर लिखना चाहिए था जो असंसदीय है या अपशिष्ट, मतलब बेकार है। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें से असत्य कथन पहचानना है आपको। तो दूसरा कथन है ये असत्य हो जाएगा। दूसरा कथन, किसी राज्य में यदि एक सदनी विधायिका हो तो इसकी अध्यक्षता राज्यपाल करेगा, बिल्कुल असत्य कथन है, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, चलिए अगली स्लाइड पर आ जाते हैं जल्दी से। अगली स्लाइड पर ये इनको जल्दी से यहाँ किनारे पहुंचाएं और फिर इनका बंटाधार कर देते हैं। ये देखिए, अब इसको जल्दी से फिट टू स्क्रीन करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है एक्स्ट्रा। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पर थे ना, क्वेश्चन नंबर 16 पर थे, देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए सच तो ये है कि ये उत्तर प्रदेश का है 102 इसमें दिया है, बिहार का दिया है 75, और आंध्र प्रदेश का दिया है 58, और महाराष्ट्र का दिया है 78। तो इसमें से आपको बताना है कि कहाँ की विधानसभा परिषद की सीट गलत सुमेलित है। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सीट है वो 100 है, तो यही गलत सुमेलित, बाकी सब बिहार का 75 है, आंध्र प्रदेश का 58 है, महाराष्ट्र का 78 है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इस 102 सीट लिखा हुआ है, 102 सीट नहीं होती है, 100 सीटें हैं विधान परिषद, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, यहाँ अनौपचारिक प्रतिनिधि पद्धति लिख दिया है, यहां लिखना चाहिए था एक मिनट, यहां लिखना चाहिए था आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यहां लिखना चाहिए था आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका मतलब होता है जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक वैसे ही विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका भी चुनाव होता है। तो यहाँ पर लिखना चाहिए था आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एक निश्चित अनुपात में विधान परिषद के सदस्य का चुनाव करते हैं, एकदम सही है। तो पहला कथन है पद्धति द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। कुल 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल जो होते हैं, ये बात सही है, 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल होते हैं जो कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य भी इनका चुनाव करते हैं, विधानसभा के सदस्य करते हैं। लोकल गवर्नमेंट से जैसे कि नगर पालिका वगैरह से आते हैं चुनने। शिक्षक गण करते हैं इनका चुनाव, शिक्षक गण करते हैं। स्नातक करते हैं, स्नातक लोग जो है वो भी इनका चुनाव करते हैं, और राज्यपाल जो है मनोनीत करता है। तो विधान परिषद का 4 निर्वाचक मंडल और राज्यपाल अलग से सदस्यों को निर्वाचित करता है। तो राज्यपाल जो है ठीक है, तो आपका इस हिसाब से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है किस संघ राज्य का उपराज्यपाल उस संघ राज्य के विधानसभा की 2 महिला सदस्य नियुक्त करता है? ये तो क्वेश्चन एक बार हुआ था, तो क्वेश्चन जम्मू और कश्मीर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें बोल रहा है विधान परिषद के 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों तथा अन्य स्थानीय स्वायत्त संस्था के सदस्यों द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। विधान परिषद सदस्यों का लगभग 1/12वां भाग राज्य के भीतर माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं जहां कम से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे हो शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, बिल्कुल सही है, दोनों लोग निर्वाचित करते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, सॉरी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगले वाले जल्दी से देखते हैं इसको भी।
जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है तब तक हम आपको क्वेश्चन नंबर 19 जो है पढ़ के दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, विधान परिषद के सदस्यों की अर्हताएं क्या है? ठीक है, देख लीजिए। विधान, आप स्क्रीन पर देखिए, अगर आपको स्क्रीन दिख रही होगी, मेरे हिसाब से स्क्रीन जो है मैं और बड़ी कर देता हूं, आपको बड़े अच्छे से स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। अब देख लीजिए अच्छे से स्क्रीन। विधान परिषद के सदस्यों की अर्हताएं क्या होती हैं? वह भारत का जन्म से नागरिक हो, बिल्कुल गलत है। जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं, नागरिक होना जरूरी है। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो 30 वर्ष की आयु जब पूरा करेंगे तब उसकी अर्हता उनको प्राप्त होगी। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। ऐसी अन्य अर्हताएं रखता हो जो राज्य विधानसभा द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा बनाई गई। राज्य विधान परिषद के मनोनीत किए जाने वाले सदस्य को उसे राज्य का निवासी होना चाहिए जिस विधान परिषद का वह सदस्य है। ये कथन बिल्कुल सही है। डी वाला, सी वाला गलत, क्योंकि संसद इसके संबंध में अर्हताएं निर्धारित करती है। तो 19 का डी वाला सही हो जाएगा, जिसमें लिखा गया राज्य विधान परिषद के मनोनीत किए जाने वाले सदस्य को उसी राज्य का निवासी होना चाहिए जिस विधान परिषद का वह सदस्य बने। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर 19 का डी सही हो जाएगा। अब अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है, ये क्या है, अलग से कहां से दिख रहा है भाई, तो इसको डिलीट कर देना है। अगले सवाल पर आइएगा। अगला सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से अस्थाई सदन है? देखिए, नेचर वाइज देखिएगा। अब किसी राज्य में विधान परिषद ना हो तो अलग बात है, किसी राज्य में विधान परिषद अगर ना हो तो अलग बात है, लेकिन अगर वह विधान परिषद उस राज्य में है तो वह अस्थाई सदन, उसको समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन वो विघटित नहीं होगा। और राज्यसभा भी एक अस्थाई सदन। तो इसमें दो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक तो राज्यसभा, दूसरा विधान परिषद। तो ए और सी जो है सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए। राज्यसभा की तरह विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की तरह विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता, गलत ऑप्शन है, तो बिल्कुल गलत है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य रहता है, बिल्कुल सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले पर देखते हैं। ये आपका खत्म हो गया। अगली वाली स्लाइड पर आते हैं हम लोग जल्दी से। आइए जल्दी से इनको खींच कर खत्म कर दें, जल्द से जल्द देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसको रिफ्रेश होने दीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका और मूल विधि व न्याय की एकीकृत प्रणाली है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अमेरिका में जो है वो द्वैध व्यवस्था है। क्यों? भारत में क्या होता है, भारत में न्यायालय जो है वो एकीकृत है। न्यायालय एकीकृत होने का मतलब होता है कि स्टेट में एचसी होता है, हाई कोर्ट, और पूरे भारत के लिए होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे भारत में सबसे ऊंचा कौन है? न्यायालय के रूप में सबसे ऊंचा पर स्थित है अपेक्स कोर्ट, जिसको भारत का बोलेंगे, वो है सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर आप भारत में आप हाई कोर्ट में कोई मुकदमा आप हार जाते हैं, हाई कोर्ट के किसी फैसले से अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। परंतु अमेरिका क्या है, अमेरिका में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायालय है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायालय है। वहां का स्टेट का जो न्यायालय वो वहां का सुप्रीम कोर्ट है और सेंटर का सुप्रीम कोर्ट अलग है। तो इसलिए वहां द्वैध व्यवस्था है, वहां न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत की जो न्यायालय की व्यवस्था है वो ब्रिटेन से स्वीकार की गई है, और ब्रिटेन के शासन 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, वहां से भारत का जो न्यायालय प्रणाली है वो बहुत ज्यादा प्रेरित है। तो भारत की जो व्यवस्था वो एकीकृत न्यायपालिका और मूल विधि व न्याय की एकीकृत प्रणाली है, इसलिए दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है। अगला सवाल बहुत ही तथ्यात्मक किस्म का सवाल है। पूछ रहा है भारत के उच्च न्यायालय का यहाँ उच्चतम रहना चाहिए था, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया, तो ये 28 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन पहचानिए। भारतीय संविधान के
भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय के बारे में प्रावधान है। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक इसका प्रावधान है। और 1956 में संसद ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व के मुकाबले अन्य न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा किया। दोनों चीजें सही है, तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। पूछ रहा है कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें वो मुख्य न्यायाधीश से जो है परामर्श लेता है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का, सॉरी गलत ऑप्शन लगा दिया, भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, इसको थोड़ा सा समझिए, अच्छे से समझिए इसे देखिए और समझिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रथम न्यायाधीश मामले में न्यायालय ने परामर्श का मतलब सहमति नहीं बल्कि विचारों का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल सही है। द्वितीय न्यायाधीश मामले में न्यायालय ने परामर्श का मतलब सहमति प्रकट करना होता है। ये भी सही है। और दूसरे न्यायाधीश मामले में यह कहा कि न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी होगी। बिल्कुल सही कथन है। प्रथम न्यायाधीश मामला, जिसको एसपी गुप्ता केस कहते हैं, हम एसपी गुप्ता केस जिसको हम प्रथम न्यायाधीश मामला समझते हैं, उसमें कहा गया कि जब राष्ट्रपति न्यायाधीश से कोई सलाह मांगता है तो वो बस अपने विचारों का आदान प्रदान कहलाता है, उसमें राष्ट्रपति के ऊपर वो बाध्यकारी नहीं होता। परंतु दूसरे न्यायाधीश मामले, जिसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मामला बोलते हैं, जो 1993 में आया, उस वाले केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो भी सहमति सुप्रीम कोर्ट दे रहा है वह सहमति आदान प्रदान नहीं है विचारों का, बल्कि वह बाध्यकारी होगी प्रेसिडेंट पर। उसी टाइम पर कोलेजियम प्रणाली जो है भारत में विकसित हुई। कोलेजियम प्रणाली उसी टाइम पर विकसित हुई, जिसको हम आज जानते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करती है। कोलेजियम प्रणाली, उस समय 2+1 की व्यवस्था थी कि एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, यही मिलकर वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। आगे चलकर जो तीसरा जजेस केस है 1998, जिसको हम राष्ट्रपति का संदर्भ केस कहते हैं, सॉरी 1999 में, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो संख्या 2+1 है, ये 2+1 होने के बजाय 4+1 होगी, ज्यादा बेहतर होगा। नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति में 2+1 चल जाएगा, लेकिन अगर उनका स्थानांतरण होगा, उनका ट्रांसफर होगा, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अगर उनका ट्रांसफर होगा तो उसमें 4+1 की प्रणाली को लागू किया जाएगा। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, जब भी राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश परामर्श देगा, जब तक वो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से सहमति नहीं प्राप्त करता है, जब तक उनसे सलाह नहीं प्राप्त करता है, तब तक उसकी उस सलाह को प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसमें 3 के तीनों कथन सही हो जाएंगे, 3 के तीनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने सवाल जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको देखिएगा। निम्नलिखित में से किस बात को प्रथम न्यायाधीश का मामला बताते हैं? अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया, इसमें बहुत ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। ये है प्रथम न्यायाधीश मामला, ये है फर्स्ट जजेस केस, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। दूसरा वाला केस जो है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड संगठन बनाम भारत संघ, ये सेकंड जजेस केस है। और उपरोक्त में से तीसरा जो है राष्ट्रपति संदर्भ केस, ये थर्ड जजेस केस है, ये जो है थर्ड जजेस केस है। और चौथा वाला जो होता वो उपरोक्त में से कोई नहीं, बजाय अगर मैं ये कर देता कि ये 2014 का फोर्थ जजेस केस हो जाता, जब हमने देखा था कि एनजैक को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। एनजैक मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को उसने अवैध घोषित कर दिया था, और अवैध घोषित करने का आधार बताया था कि यह कार्यपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 में दिया गया है उसका उल्लंघन कर रहा है। इसलिए उस आधार पर 2014 में लाए गए एनजैक को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, और वो चौथा जजेस केस था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना?
चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है तब तक हम अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है 1950 से 1973 तक उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, सॉरी, उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 1973 में ए एन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जो कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाने की प्रक्रिया का उल्लंघन था। इसके कहने का ये उद्देश्य है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1950 से 1973 तक उच्चतम, मतलब कहने का मतलब है, स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है कि 1950 से लेकर के 1973 तक, चूंकि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है उसको इस आधार पर बनाया जाता है कि पूरे जितने भी न्यायाधीश है उसमें जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसी को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, ये रूल होता है। ठीक है, तो 1950 से लेकर के 1973 तक इस रूल को फॉलो किया गया। ठीक है, इस रूल को फॉलो किया। फिर क्या हुआ, 1973 में एक आया केशवानंद बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती केस आया 1973 में। उसमें कुछ ऐसा हुआ कि कुछ जजों ने इंदिरा गांधी जी को नाराज कर दिया। कुछ जजों ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी को नाराज कर दिया। अब उन्होंने इसका बदला निकाला कि 1973 में ए एन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मतलब ए एन रे जो कि वरिष्ठ भी नहीं थे, उनकी जगह पर कोई और वरिष्ठ था, उसकी जगह पर ए एन रे को न्यायाधीश बना दिया गया। और यह उल्लंघन हुआ 1950 से 1973 तक जो मामला चला रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे, उसका उल्लंघन इस वाले केस में हो गया। दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, एक और दो दोनों सही है। अब अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है अगले सवाल में क्या बोल रहा है, अगला सवाल देखिएगा। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी में क्या अर्हताएं होनी चाहिए। मतलब अगर आपको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कोई भी व्यक्ति जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना होगा वो कम से कम किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक जो है जज होगा, जस्टिस होगा, या फिर 10 वर्षों तक वकालत करेगा। ये दो चीजें होनी चाहिए। और दूसरा, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, नहीं, उसको बस भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से है कि देशीकरण से है कि किस तरीके से, उससे कोई नहीं मतलब है, वो बस भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो इसलिए केवल कथन एक सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कथन। अब अगले वाले सवाल पर आते हैं। जब तक रिफ्रेश हो रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ लेते हैं। 37 नहीं है, 33। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने के लिए जो न्यूनतम आयु है उसका कोई काम ही नहीं है, न्यूनतम आयु कोई होती ही नहीं है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है कि कम से कम 10 वर्षों तक आपको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना पड़ेगा, सॉरी 5 वर्षों तक, और 10 वर्षों तक आपको क्या करना पड़ेगा, वकालत, अधिवक्ता होना पड़ेगा उच्च न्यायालय में, तब आप जाके। यहाँ पर उम्र का कोई जिक्र नहीं है, तो 33 का जो है चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 33 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें सॉरी उम्र का कोई इसमें वो नहीं है कि आप इतनी उम्र के होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो तय नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। बिल्कुल सही है, पहला भी कथन सही है, क्योंकि संविधान में यह तय नहीं किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होगा। ये, और दूसरे कथन में क्या बोल रहा है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो है 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। तो दूसरा कथन भी सही है, पहला कथन भी सही है, दोनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित घटना पर विचार करिए। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, और ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिना विशेष बहुमत के काम ही नहीं हो सकता, तो इसलिए दोनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है,
दोनों कथन। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। हटाने के संबंध में महाभियोग प्रक्रिया का उपबंध करता है। अगला सवाल देखिए, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उनके ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, जो प्रोसेस है, वो इनमें से किस प्रोविजन में है, मतलब कौन से चीज में है? भारत के संविधान में है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर सही होगा न्यायाधीश जांच अधिनियम। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? न्यायाधीश जांच अधिनियम, इसमें है ये। ठीक है, 1968, ये विकल्प इसका सही होगा। 37 क्वेश्चन क्या है, यदि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का निष्कासन प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए तो 100 सदस्य चाहिए कम से कम, और राज्यसभा होगा 50 सदस्य। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अरे भाई काहे का परेशान कर, रिफ्रेश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पर देखते हैं। अब तक उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो बिल्कुल सही चीज है। अब तक उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लगा। देखिए, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। ठीक है, प्रस्ताव अभी तक कोई भी भारत का जो न्यायाधीश है उन पर जो है प्रस्ताव पारित नहीं लाया गया है। ठीक है, एक जज थे, उनका नाम था वी रामास्वामी। एक जज थे वी रामास्वामी, एक जज थे वी रामास्वामी। ये इनका समय था 1991 से 1993 तक। 1991 से 1993 का इनका समय है। इनके ऊपर प्रस्ताव लाया गया था, परंतु कांग्रेस ने अपना हाथ पीछे कर लिया। कांग्रेस ने मेन टाइम पर अपना हाथ पीछे कर लिया, इसलिए इनके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लगाया जा सका और इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। ठीक है, तो अभी तक कोई भी महाभियोग का प्रस्ताव पूरी तरीके से पारित नहीं हुआ है। ठीक है, अगले सवाल पर देखिएगा। राष्ट्रपति निम्नलिखित किन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो। दोनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो करता है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो तदर्थ न्यायाधीशों की, एक बार समझ लीजिए, तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्ति करने वाला सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि न्यायाधीशों के सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का उपयोग करने योग्य होता है। ऐसा न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश अगर काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो तो जो राष्ट्रपति उसको जो भी भत्ता निर्धारित करेगा उसको प्राप्त होगा, परंतु उसको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं स्वीकार किया जाएगा। इसलिए इसका कथन हो जाएगा सी सही। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही मान लिया जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही। ठीक है, अगले वाले स्लाइड पर आते हैं। जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है तब तक हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 42। वर्ष 1921 में उदित उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष कार्यालय में पहले प्रेसिडेंट तथा वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। फ्रेडरिक व्हाइट और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो पहले उपाध्यक्ष और अध्यक्ष कार्यालय में बने थे। प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लिखा है अध्यक्ष ही सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। बिल्कुल गलत कथन है। अध्यक्ष जो है वो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति जो है वो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। अगला, यह लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। बिल्कुल सही है। जो प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जो है सदस्य को शपथ दिलाने का काम करता है। नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के पश्चात सामयिक अध्यक्ष का पद समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है। जब नया अध्यक्ष शामिल हो जाता है या चुन लिया जाता है तो सामयिक अध्यक्ष अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कौन सा सही होगा? अब पहला गलत है, क्योंकि
वो सामयिक अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं नियुक्त करता बल्कि राष्ट्रपति करता है, तो इसके 2 और 3 सही हो जाए। अगला सवाल, संसद के सत्र को कौन बुलाता है? तो संसद के सत्र को बुलाता है राष्ट्रपति, बात खत्म। प्रेसिडेंट ही तो बुलाता है। अनुच्छेद 85 जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 जो है, उसी के अनुसार राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह का होना चाहिए। संसद के जो सत्र होते हैं उनके दोनों सत्रों के बीच का जो अधिकतम अंतराल है वो 6 माह होना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में कौन कौन से सत्र होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। सामान्यतः कौन कौन से वर्ष होते हैं? तो एक तो बजट और शीतकालीन होता है, तो एक और 3 हो जाएगा इसमें। मानसून सत्र भी होता है जो कि इसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का बी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला सवाल क्या है? जब तक रिफ्रेश हो रहा है तब तक 47 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन पहचानिए। सत्रावसान केवल सदन की बैठक को समाप्त करता है। सत्रावसान अध्यक्ष करता है। स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। सभी लंबित विधेयक सत्रावसान के दौरान सत्रावसान के प्रचार समाप्त कर दिया जाता है, मतलब पश्चात, सत्रावसान के पश्चात। ठीक है, तो इसमें जो तो बी वाला, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो एक बात समझ लीजिए, सत्र को बुलाता कौन है? सत्र को बुलाता है प्रेसिडेंट। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। विघटन कौन करता है? प्रेसिडेंट। विघटन कौन करता है? प्रेसिडेंट। सत्रावसान कौन करता है? प्रेसिडेंट। सत्रावसान भी प्रेसिडेंट करता है। बस एक चीज जो ये स्थगन होता है, ये स्थगन पीठासीन अधिकारी करता है, बस। बाकी सारा प्रेसिडेंट ही करते हैं। स्थगन जो है वो पीठासीन अधिकारी करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, यदि लोकसभा में कोई कार्य करना होता है। अच्छा, कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर कौन? 46 पढ़ रहे थे। चलिए 47 पढ़ रहे थे, अब पढ़ना है 48। 48 पढ़ना है हमको। तो 48 में यहां पर लिख दिया है, 48 में देखिएगा ध्यान से। हाँ, कथनों पर यहाँ पर ये 17 वजन लिख दिया जाए, उसके लिए माफी चाहता हूँ। 17 वजन नहीं, वो सत्रावसान है। एक्चुअली में लिखा हुआ है सत्रावसान। सत्रावसान लिखा हुआ है। ठीक है, सत्रावसान है। कारण विधेयक अन्य लंबित का समाप्त। ब्रिटेन में जो होता है, अगर सत्रावसान हो जाए तो वहां पर विधेयक, जो लंबित विधेयक या लंबित कार्य होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 107 के 3 के तहत संसद में लंबित विधेयक को लोकसभा के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं किया जाता। ये भी सही है, तो दोनों कथन सही हो जाएंगे, एक और दो दोनों। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन अधिनियम समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है। लोकसभा में अगर कोई कानून पारित है और राज्यसभा में विचाराधीन हो तो वो समाप्त हो जाएगा कब? जब लोकसभा खत्म होगी। और ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित ना हो, नहीं समाप्त होता। अगर कोई विधेयक जो है वो राज्यसभा में विचाराधीन हो या विचार में हो और वो लोकसभा में पारित नहीं हुआ तो वो नहीं समाप्त होता, क्योंकि लोकसभा में आया ही नहीं, तो कोई कनेक्शन ही नहीं, तो लोकसभा विघटित हो तो कोई फर्क नहीं इससे। ठीक है, यदि लोकसभा में कोई कार्य करना हो, यहाँ ठीक बात कर रहा है, ये कोरम की बात कर रहा है। कोरम की बात कर रहा है। कोरम कितना होना चाहिए? कह रहा है यदि लोकसभा में कोई कार्य करना है तो कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? पीठासीन अधिकारी को मिलाकर 55 सदस्य, कम से कम पीठासीन अधिकारी को मिलाकर 55 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। जब तक रिफ्रेश हो रहा है तब तक हम आगे बढ़ लेते हैं। संसद में कार्यवाही की भाषा क्या होती है? संसद में कार्यवाही की भाषा क्या होती है, सवाल है। संसद ने हिंदी और अंग्रेजी को सदन की कार्यवाही भाषा घोषित किया है। पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने के तिथि के 15 वर्षों बाद अंग्रेजी स्वयं समाप्त हो जाएगी और प्रश्नानुसार विकल्प ए सही है तथा तथ्यानुसार सारे विकल्प सही है।
इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका है 48, सॉरी क्वेश्चन नंबर 51। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या खुल गया इसमें? चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 51 जो है, क्वेश्चन नंबर 51 में पढ़ देता हूं। उसमें संसद की कार्यवाही की भाषा का प्रश्न है, जिसमें अंतिम विकल्प सही है, विकल्प डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 52 जो है, उसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कार्यवाही में अंग्रेजी के उपयोग में निरंतरता की अनुमति देता है? तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो है, राजभाषा अधिनियम 1963 जो है, वो निम्न वो सदन में अंग्रेजी की जो कार्यवाही है उसकी निरंतरता को उपयोग करने की अनुमति देता है, राजभाषा अधिनियम 1963। अब आइए क्वेश्चन नंबर 53 पर। सदन के अधिकार के संदर्भ में महान्यायवादी को महान्यायवादी को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो महान्यायवादी को सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, बस एक अधिकार प्राप्त नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं सदन में मत देने का अधिकार। वो सदन में मत नहीं दे सकता, ठीक है, वो सदन में मत नहीं दे सकता, बाकी और सारे अधिकार उसके पास रहते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सदन में मत देने का अधिकार उसके पास नहीं रहता, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। सॉरी, अगला सवाल है लेम डक सत्र क्या होता है? लेम डक सत्र वो होता है जब नई लोकसभा के गठन के पूर्ववर्ती लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है, जैसे मान लीजिए इस टाइम पर यही पोजीशन चल रही है कि जैसे अभी इसी वर्ष जो है लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो जब लोकसभा के नई लोकसभा का गठन होगा, उसके पूर्व लोकसभा का अंतिम सत्र जो हो, उसी को हम बोलते हैं लेम डक सत्र, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं? तो धन विधेयक भी साधारण बहुमत से पारित होता है, अविश्वास प्रस्ताव भी साधारण से होता है, राष्ट्रीय आपात की निरंतरता को अस्वीकार करना, यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर ये स्वीकार करना है तो 2/3 के बहुमत से पारित होगा। मतलब अगर आपातकाल को बढ़ाना हो, आपातकाल को अगर बढ़ाना हो तो 2/3 मेजोरिटी है, और अगर ना बढ़ाना हो, उसको कट करना हो, तो साधारण बहुमत से ही काम चल जाएगा। क्योंकि आप समझिए, आपातकाल खत्म करना नागरिकों के लिए अच्छी बात है, आपातकाल खत्म हो रहा हो तो नागरिकों के लिए अच्छी बात है, तो उसको साधारण बहुमत से ही हटाया जा सकता है। लेकिन अगर आपातकाल बढ़ाना हो तो ये एक मुश्किल काम है, तो मुश्किल काम को मुश्किल बहुमत से बढ़ाया जाएगा, ठीक है। मुश्किल काम को मुश्किल बहुमत यानी कि 2/3 से बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो विकल्प है वो सही हो जाएंगे, ठीक है। अब अगले सवाल पर आते हैं 56, क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। अगला सवाल पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किन कार्यों में संसद को विशेष बहुमत प्रथम की आवश्यकता होती है? संविधान में संशोधन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। तो उपरोक्त सभी जो है उसमें हमें विशेष बहुमत प्रथम की जो है जरूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ठीक है, अगला देखते हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग चलाने के लिए किन बहुमतों की आवश्यकता होती है? किस प्रकार के बहुमत की? तो राष्ट्रपति के ऊपर जो वो चलता है, क्या कहते हैं, महाभियोग चलता है, उसमें विशेष बहुमत 2 की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत 2 क्या होता है? विशेष बहुमत 2 वो होता है जिसमें पूरे सदन के 2/3 सदस्य का जो है बहुमत लगता है, मतलब पूरे सदन के जो संख्या है, पूरे सदस्य हैं, उनका 2/3 जो होता है उसको हम बोलते हैं विशेष बहुमत 2। अगला सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है? तो अनुच्छेद 67 राज्यसभा के संदर्भ में, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 94, तीनों में जो है हमें प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। तीनों में हमें प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। अगले सवाल पर देखिएगा। अधोलिखित किन अनुच्छेदों में साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है? लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 67, राष्ट्रपति शासन लगाने की स्वीकृति, अनुच्छेद 356, और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव। तो उपरोक्त सभी जो है वो साधारण बहुमत से उनका काम हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। तो जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है तब तक हम अगले सवाल पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूची जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है।
तो इसमें पूछ कह रहा है साधारण बहुमत, धन विधेयक, विशेष बहुमत प्रथम, संविधान में संशोधन, प्रभावी बहुमत लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना और पूर्ण बहुमत जो है राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाना। दरअसल वो पूर्ण बहुमत नहीं होता है जो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, वो प्रभावी बहुमत होता है। तो ये विकल्प जो है, विकल्प जो डी है ये सही सुमेल नहीं है। यहाँ पूर्ण बहुमत के बजाय प्रभावी बहुमत का इस्तेमाल होता है, यहाँ पूर्ण बहुमत के बजाय प्रभावी बहुमत का इस्तेमाल होता है। तो जो विकल्प जो है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, संसद का प्रश्नकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, प्रश्नकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है, इस दौरान मंत्री प्रश्न पूछते हैं तथा सदस्य उत्तर देते हैं। इसका विकल्प हाँ, तो पहला घंटा जो प्रश्नकाल के लिए होता है और इस दौरान मंत्री प्रश्न पूछते हैं तथा सदस्य उत्तर देते हैं। मंत्री प्रश्न नहीं पूछते हैं, सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उत्तर देते हैं। तो केवल एक सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें मंत्री थोड़ी ना प्रश्न पूछेंगे, सदस्य प्रश्न पूछेगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। 62 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए, प्रश्नकाल की 62वां सवाल देखिए, प्रश्नकाल की तरह शून्यकाल का उल्लेख प्रक्रिया के नियमों में नहीं है। प्रश्नकाल की तरह शून्यकाल का उल्लेख प्रक्रिया के नियमों में नहीं है। बिल्कुल सही चीज है, जिस तरीके से प्रश्नकाल का उल्लेख प्रक्रिया नियमों में नहीं है उसी तरह शून्यकाल का भी नहीं है। और प्रश्नकाल शून्यकाल के तुरंत बाद आता है, प्रश्नकाल शून्यकाल के तुरंत बाद नहीं आता है, इसलिए केवल एक कथन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। सामान्यतः 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, अगला सवाल है, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मैं स्क्रीन से इसलिए हट गया हूं जिससे आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम नहीं होती। दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है तब तक हम अगले सवाल पर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, युवा संसद की योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यह युवा पीढ़ी को संसद की कार्यवाही से अवगत कराता है, युवाओं के मस्तिष्क के अनुशासन एवं संबंध तथ्यों से परिचित कराता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगले सवाल पर बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। सरकारी विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जाहिर सी बात है, सरकारी विधेयक मतलब जिसकी सरकार है और सरकार में होते हैं मंत्री, तो संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। यही हो गया सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जो संसद के किसी भी सदस्य द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत हो, संसद के किसी भी सदस्य द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो गैर सरकारी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक मतलब जो मंत्री प्रस्तुत करे उसको बोलते हैं सरकारी विधेयक। ठीक है, अगले वाले सवाल पर आते हैं। सरकारी विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो सरकारी विधेयक होते हैं उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार, अच्छे से देख लीजिए, जूम कर दिया हूं एकदम से जिससे आपको दिक्कत ना हो इसको देखने में। मैं इसको रिफ्रेश भी कर दे रहा हूं जिससे और क्लियर हो जाए आपको। सरकारी विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें देखिएगा, यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है, सदन द्वारा स्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है और सदन में पेश करने के लिए ऐसे प्रस्ताव के लिए 1 माह का नोटिस होना चाहिए। नहीं, ये अगर गैर सरकारी विधेयक होता तब चौथा वाला विकल्प तब सही होता जब गैर सरकारी विधेयक होता। क्वेश्चन 1 2 3 तीनों कथन सही है, तो इसका 1 2 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो डी है विकल्प वो सही हो जाएगा। यह जाहिर सी बात है, अगर सरकारी विधेयक है तो मंत्री प्रस्तुत करेगा तो सरकार की कोई नीति प्रस्तुत करता है और इसके पारित होने की पूरी उम्मीद इसलिए होती है कि जब सरकार प्रस्तुत कर रही मतलब मंत्री कर रहा है तो मतलब उसका लोकसभा में उसका बहुमत है, लोकसभा में उसका बहुमत है, तभी तो सरकारी विधेयक पारित होने की पूरी उम्मीद होती है क्योंकि लोकसभा में बहुमत होता है। और अगर ऐसा प्रस्ताव जो है वो स्वीकार ना हो, इसका मतलब है कि आपका लोकसभा में जो विश्वास था वो खत्म हो रहा है। इसका मतलब अगर ऐसा विधेयक, ऐसा सरकारी विधेयक पास ना हो तो सरकार गिरने की उम्मीद होती है। ठीक है,
और ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए 1 माह की नोटिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गैर सरकारी विधेयक नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए प्रति उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75 में कहा गया। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा के अध्यक्ष थे जो पहले उपाध्यक्ष रह चुके? एम.एस. अयंगर जी जो है, क्वेश्चन नंबर 69 का एम.एस. अयंगर जो है वो पहले उपाध्यक्ष थे, बाद में अध्यक्ष हो गए। ठीक है, आगे अगले वाले सवाल पे आते हैं। चलिए, जब तक रिफ्रेश हो रहा है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है ये? चलिए 70 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, चलिए एक और देख लीजिए। लोकसभा का अध्यक्ष किन स्रोतों से अपनी शक्तियों व कर्तव्यों को प्राप्त करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष भारत के संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम से, संसदीय परंपराओं से। तो उपरोक्त सभी, मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इन सारे विकल्पों से अपनी शक्ति जो है प्राप्त करता है। ठीक है, भारत के संविधान से भी प्राप्त करता है, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम से भी प्राप्त करता है, और संसदीय परंपराओं से भी प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अगले वाले पे आते हैं। चलिए, जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है तब तक हम अगले वाले सवाल को पढ़ते हैं। विधान परिषद के सदस्यों के अर्हताएं के संबंध में क्या सही है? वह भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। देखिए, फिर वही आपको बहला फुसलाने की बात हो रही है। कह रहा है कि वह भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका नहीं। विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, विधान परिषद के लिए होता है 30 वर्ष। और तीसरा, ऐसे अन्य अर्हताएं रखता हूं जो राज्य की विधानसभा द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विधित की गई हो। राज्य को विधानसभा द्वारा नहीं, ये संसद बनाती है। तो तीसरा का कथन भी गलत है। चौथा कथन बोल रहा है राज्य विधान परिषद के मनोनीत सदस्य को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिस विधान परिषद का वह मनोनीत सदस्य बनने जा रहा हो। बिल्कुल सही है, कथन डी जो है सही। एक बार फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन से अस्थायी सदन है? अस्थायी सदन है डी वाला, राज्यसभा विधानसभा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राज्यसभा की तरह विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य रहता। बिल्कुल सही है, ये पहला गलत है, दूसरा सही है। संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौता का पालन करने के लिए किस राज्य सूची के किस विषय पर कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 249 से संबंधित है, अनुच्छेद 249। ठीक है, आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से व्यय राज्यों की संचित नीति पर भारित होते हैं? उपराज्यपाल की परिस्थितियों और भत्ते तथा उनके पद से संबंधित अन्य व्यय, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद वाले राज्य की दशा में विधान परिषद के सभापति और सभापति के वेतन और भत्ते, संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा पेंशन। देखिए, ध्यान से सुनिए, पहला भी सही है, एक बार जूम कर दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। पहला भी कथन सही है, दूसरा भी कथन सही, तीसरा वाला आधा सही आधा गलत है। संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, यहां तक तो सही है, वेतन तक सही है, लेकिन जो ही पेंशन हो गया वो गलत हो गया। पेंशन राज्य की संचित से आती है। ठीक है, तो 1 और 2 कथन सही है। ठीक है, पेंशन जो है वो राज्य की संचित निधि से आता है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं। चलिए, जब तक रिफ्रेश हो रहा है तब तक हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? राज्य की संचित नीति पर भारित व्यय पर विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। तो राज्य की संचित नीति से कोई भी व्यय विधानसभा की अनुमति से ही किया जाता है। देखिए, केवल 2 सही है, क्योंकि अगर राज्य की संचित नीति है, बिना विधानमंडल की स्वीकृति आप कोई काम नहीं कर सकते। तो ये तो कथन सरेआम गलत है। ठीक है, अगला देखिएगा, आपको जूम कर दिया हूं, एकदम अच्छे से दिख रहा होगा, दिख रहा होगा ना? निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करिए। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल के हिस्सा होते हैं। बिल्कुल सही चीज है। जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। पहला ही वाला बात, तो दूसरी बात क्या दी गई? पहले में बोला निर्वाचित सदस्य, यहाँ बोला मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते। बिल्कुल सही है।
तीसरा विधानसभा के सदस्य राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं, ये भी सही है। तो सारे कथन जो है वो सत्य हो गए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राज्य विधानमंडल संघीय मामलों में संशोधन के संबंध में भाग लेती है। राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के बयान होती है। ये क्वेश्चन नंबर 77 है। तो राज्य विधानमंडल संघीय मामलों में संशोधन के संबंध में भाग बिल्कुल लेती है। जब कोई मामला संघीय हो और उसमें संशोधन करना हो तो उसमें होता है कि संसद के सदस्य जो होते हैं उनका 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का उस पर अनुमोदन होना चाहिए। तो इसी मामले में बोल रहा है कि राज्य विधानमंडल संघीय मामलों में संशोधन के संबंध में भाग लेती है। और दूसरा कथन है राज्य की आकस्मिकता निधि उपराज्यपाल के व्याधीन होती है। हाँ, राज्य की जो आकस्मिकता निधि है वो कैसे, जैसे कि संसद या भारत की जो आकस्मिकता निधि है वो राष्ट्रपति के व्याधीन होती है, ठीक वैसे ही राज्य की जो आकस्मिक निधि है वो राज्यपाल के व्याधीन होती है। निम्नलिखित में से सत्य कथन पहचानिए। साधारण विधेयक के मामले में गतिरोध होने पर संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बिल्कुल है, बिल्कुल सही चीज है। अगर साधारण विधेयकों के मामले में कोई गतिरोध होता है तो संसद क्या है, अनुच्छेद 108 के अनुसार क्या करती है, गतिरोध होता है तो उसका संयुक्त बैठक करती है। और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही है, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये केवल एक कथन सत्य है, पहला वाला। सॉरी दोनों हो गया, ए और बी दोनों सत्य हो गया। ठीक है, अब अगले वाले पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा, इसमें तो है नहीं, अगली वाली स्लाइड में। चलिए, जब तक ये वो कर रहा है रिफ्रेश, तब तक हम पहुंच लेते हैं अगले सवाल पे। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है यदि विधान परिषद दूसरे सदन के रूप में विधेयक को अस्वीकार कर दे तो एक समय सीमा के पश्चात विधेयक को पारित मान लिया जाएगा। देखिए, साधारण विधेयक जो है वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है, बिल्कुल सही है। जैसे देखिए, संसद के मामले में अगर लोकसभा ने कोई साधारण विधेयक पारित किया और राज्यसभा में भेज दिया और 6 महीने तक राज्यसभा ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की तो उसके 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा, संयुक्त बैठक का प्रावधान होगा और संयुक्त बैठक बैठाई जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, फिर से वो पारित होगा। लेकिन ऐसा चूंकि स्टेट के मामले में, राज्यों के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान होता नहीं, इसलिए एक निश्चित समय के बाद जब राज्य विधान परिषद अपना जो है स्वीकार नहीं देती है, अस्वीकार करती है, तो उसको एक समय के बाद पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सत्य कथन पहचानिए। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो सकता है। एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। बिल्कुल सही है, एक सदस्य जो एक मंत्री जो है वो सदन के दोनों सदनों के कार्यवाही में भाग लेंगे, क्योंकि कार्यवाही में भाग लेने से कोई दिक्कत नहीं, बस मतदान करने में समस्या आएगी। अगर विधान परिषद का सदस्य है तो वो विधानसभा में मतदान नहीं कर सकता है और विधानसभा का सदस्य है तो वो विधान परिषद में मतदान नहीं कर सकता है। दोनों एक दूसरे के सदन में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, जैसे कि राज्य का महाधिवक्ता भी ऐसा कर सकता है। महान्यायवादी संसद के मामले में महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक में बैठ सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार के बिना मंत्री हुए, बिना किसी सदन के सदस्य हुए एक मंत्री 6 माह तक मंत्री रह सकता है, एक मुख्यमंत्री 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है, एक प्रधानमंत्री 6 महीने तक प्रधानमंत्री रह सकता है, परंतु 6 महीने के पश्चात उसको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो ठीक है, इस मामले में समझ लीजिए उस सदन की कार्यवाही में भाग लेता है जिसका वह सदस्य नहीं है। एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं, दोनों सदन की कार्यवाही में भाग लेता है। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का चयन राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि विधान परिषद का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य विधान परिषद का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो तो वह विधान परिषद के लिए उत्तरदायी होगा। बिल्कुल गलत है, वो विधान परिषद के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, वो विधानसभा के लिए ही उत्तरदायी होगा। ठीक है, अगला देखिए, तो इसमें दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया, तो केवल एक सही है। अगला देखिएगा,
राज्य विधानमंडल के व्यक्तिगत विशेषता अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित तौर पर विचार करिए। ठीक है, इसका जो है आप इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 82 जो है उसमें जो है सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में जो है सी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। तो क्वेश्चन नंबर 83 आपको अगले वाले स्लाइड में मिलेगा। हाँ, क्या हुआ, पीछे ही था क्या? कौन से में? चलो ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो देख लूंगा उसको मैं। किसमें दोनों सत्य था? क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बोलिए जल्दी। 82 में दोनों सत्य, ठीक है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 जो है मैंने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 82 जो है उसमें दोनों सत्य है, ए और बी दोनों सत्य है। ठीक है, ए और बी दोनों सत्य है क्वेश्चन नंबर 82 में। क्वेश्चन नंबर 83 जो है उसको आप पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया से मैंने जूम किया हुआ है, आप आराम से देखें, इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 जो है उसका जो है उप सभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देता है, परंतु सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो अगर इस संसद के मामले में देखेंगे तो संसद के मामले में जो सभापति होता है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को देता है। अगला सवाल देखिएगा, विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को किस प्रकार के बहुमत से हटा सकता है? तो साधारण बहुमत से हटा सकता है। दल बदल के आधार पर राज्य विधानमंडल संसद सदस्य अयोग्य है, ये कौन निर्धारित करेगा? देखिए, दल बदल के आधार पर अगर कोई राज्य विधानमंडल या संसद का सदस्य अयोग्य है तो राष्ट्रपति उसको निर्धारित करता है, सॉरी अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति इसको निर्धारित करेगा। ठीक है, और ठीक वैसे ही स्टेट में होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून लाया गया? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून लाया गया। ठीक है, अगला देखिए, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाएगा? सीधी बात है, शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। अगला देखिए, एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन राज्य विधानमंडल का होना चाहिए? कम से कम 2 अधिवेशन जो है राज्य विधानमंडल का होना चाहिए। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 का जो है डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का जो है डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर करता है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 91 होगा वो क्वेश्चन नंबर 91 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। जब तक रिफ्रेश हो रहा है तब तक देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो है क्वेश्चन नंबर 92 का सी सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, एकदम सही है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख संविधान में नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 83 है सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 93 है उसका दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसे पेंशन भारत की संचित निधि से नहीं मिलता? इसमें से राज्य लोक सेवा के जो सदस्य हैं उनकी जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से नहीं मिलती। ठीक है, उनको राज्य की संचित निधि से पेंशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 जो है निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन पहचानिए। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बनने का पात्र होता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष बनने का पात्र होता है। यही ऑप्शन जो है गलत है, वो नहीं पात्र होता है, राज्य लोक सेवा आयोग का नहीं पात्र होता है। ठीक है, अब अगले वाले स्लाइड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 96 चलिए पढ़ते हैं जब तक ये रिफ्रेश हो गया। देख लीजिए, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे। इस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
इस आयोग के सदस्यों को हटाने में संसद का कोई योगदान नहीं होता, बिल्कुल सही है। इस आयोग के सदस्यों को हटाने में संसद का कोई योगदान नहीं होता है, इसमें उच्चतम न्यायालय का योगदान होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। क्वेश्चन नंबर 97 जो है इसमें भी दोनों कथन सही हो जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष तक रहते हैं, और राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार कारण भी हटा सकता है। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले सवाल पे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें जो है, राज्य लोक सेवा की सेवा शर्तें जो राज्यपाल तय करता है। ठीक है, राज्यपाल जो है तय करता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर आ जाते हैं। देख लीजिए इसमें, जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है तब तक हम इसको देखते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक सांविधिक संस्था है, बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो एक सांविधिक संस्था होती है, जबकि लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग ये सब संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। इसके सदस्यों तथा अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। तो संयुक्त जो होता है एक से अधिक के लिए, तो जिस राज्य में सौंपना हो उसी राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। तो तीनों का तीनों कथन जो है वो सही हो गया। सूची को सूची 2 सम्मिलित करना होगा। लोक सेवा आयोग का जो खर्च है वो दिखाया गया है आपका आर्टिकल 322, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए, वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय है जिसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान ने वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण किया है। क्वेश्चन नंबर 101 जो है इसमें 1 और 3 सही हो गए, विकल्प तो नहीं दिया है, इसमें 1 और 3 सही होंगे, एक और कथन था इसका। ठीक है, आइए अगले वाले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। जब तक रिफ्रेश हो रहा है क्वेश्चन नंबर 103 हम लोग पढ़ लेते हैं। 102 पढ़ना है, सॉरी। बोल रहा है कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी ही थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जो है व्यवस्था की गई, बिल्कुल सही है। तो इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है। जीएसटी परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार की गई, 279 के अनुसार की गई है, और केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो ये जो है इसके तीनों के तीनों कथन जो है सत्य हो जाएंगे। ठीक है, इसके तीनों कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से निकाय में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है, डी वाला ऑप्शन जो है वो जो है एक संवैधानिक निकाय है। अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बोल रहा है। इस आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेशों मुहर लगे आदेश द्वारा जो है वो किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 106 है उसमें लिखा है, ये 106 अनरीजनेबल क्वेश्चन है, इसका नहीं है। संसद द्वारा बनाए गए नियम के तहत आयोग के 3 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं। आयोग के सदस्य के कार्यकाल जो आयोग के सदस्य 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 105। हाँ, क्वेश्चन नंबर 105 जो है इसका सारा विकल्प सही है। तो क्वेश्चन नंबर 106 अनरीजनेबल है। किस संवैधानिक संशोधनों के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 300 का जोड़ा गया? तो ये आपका अनुच्छेद है 89वां संविधान संशोधन, बी में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इस प्रकार से उनके पद से हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, बिल्कुल सही है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केवल भारत की संचित नीति से सभी व्यय संबंधी रेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। ये कथन गलत है, क्योंकि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो भारत की संचित नीति से नहीं बल्कि राज्यों के भी संचित नीति से संबंधित सभी व्यय संबंधी रेखाओं की लेखा परीक्षा करता है।
क्वेश्चन नंबर 109 का क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 1010 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1010 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1011 का, क्वेश्चन नंबर 111 या 1011 का जो है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1012 का 1112 का 1 2 3 मतलब 1 2 3 जो है विकल्प में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये तीनों सही होंगे। वित्त आयोग सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वित्त आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को नहीं देता, उसका वार्षिक प्रतिवेदन होता ही नहीं। देता तो राष्ट्रपति को ही है, परंतु वो वार्षिक प्रतिवेदन नहीं होता, इसलिए कथन वो गलत हो गया। 1 2 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 का डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, राज्य के महाधिवक्ता उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 का केवल एक सही है, ठीक है। इसमें जो आर्टिकल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 115 क्वेश्चन नंबर 115 में जो आर्टिकल्स है वो बिल्कुल सही सुमेलित है, तो उपरोक्त सभी सुमेलित हो जाएगा। इसका उपरोक्त सभी सुमेलित हो जाएंगे, सही। चलिए, जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है क्वेश्चन नंबर 116 देख लीजिए। 116 अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग से संबंधित अनुच्छेद जो है इसमें अनुच्छेद सही लिखा ही नहीं है, तो संबंधित अनुच्छेद 307 होता है। आर्टिकल 107, आर्टिकल 307 जो है वो अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है। राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344 में दिया गया हो, और इसमें लिखा है कौन सा आयोग संवैधानिक है, तो इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो संवैधानिक है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक सीईओ पदाधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख होते हैं, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना अगस्त 1952 में भारत के सरकार के कार्यपालिका संकल्प द्वारा की गई थी। दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगले वाले स्लाइड पर आते हैं। अगला वाला स्लाइड क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार को पदेन सदस्यों में कौन शामिल नहीं होता, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो पदेन सदस्य हैं उन वो विधि आयोग के सदस्य उनमें शामिल नहीं होते। विधि आयोग के जो सदस्य हैं उनमें शामिल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 122 देख लीजिए, इसमें 3 वर्ष और 70 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर जो ये है 22, इसमें 3 वर्ष और 70 वर्ष सही होगा। इसमें 10 वर्ष दे दिया है, तो ये 3 और 70 वर्ष इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में किसी पंचायत का सदस्य बनने के लिए कोई व्यक्ति अयोग्य होगा, ये सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 में आएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंचायत के सभी चुनाव को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें और पदविधि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाएगी। विधानमंडल नहीं निर्धारित करता, राज्यपाल निर्धारित करता। केवल एक सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 125, यह अधिनियम पंचायत के चुनाव मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन के क्षेत्र में सीटों के आवंटन से संबंधित मुद्दों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है। 73वें संविधान संशोधन के संबंध में अनिवार्य उपलब्ध लिखा है, लेकिन अनिवार्य उपबंध हो गया, ये उपबंध होगा। अनिवार्य उपबंध के संबंध में विचार करें। तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए चुनाव, सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण, पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए स्थान का आरक्षण, ये गलत है। तो केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। वर्तमान में कितने राज्य में अनुसूचित क्षेत्र आते हैं? 10 राज्यों में आते हैं, 33।
पेशा अधिनियम के संबंध में विचार करिए। जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना सही चीज है, सॉरी, जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना सही बात है। जनजातीय समुदायों की परंपराओं रीति रिवाजों की सुरक्षा संरक्षण करना, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों में 5वीं अनुसूची क्षेत्र नहीं है? कर्नाटक में नहीं है 5वीं अनुसूची क्षेत्र। संविधान का भाग 9 कहाँ लागू नहीं होता? अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र और खंड 2 में निर्देशित जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्रों में भी नहीं लागू होगा। मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहां जिला परिषद विद्यमान हो, ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने को हेतु उपाय पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं होती, गलत है, भूमिका होती है। अगर वो चाहे तो भूमिका प्रदान कर सकता है। जब तक रिफ्रेश कर रहा है तब तक हम आगे बढ़ के देख लेते हैं। जिला पंचायत का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में निर्वाचित होता है, तो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही निर्वाचित होता है। केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय किन मंत्रालयों से संबंधित है? तो जो क्वेश्चन नंबर 133 है, इसमें बताया कि किन मंत्रालयों से संबंधित है, तो सारे मंत्रालयों से संबंधित है। ठीक है, सारे मंत्रालयों से संबंधित है, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। भारत में कितने प्रकार के शहरी निकाय हैं? तो 8 प्रकार के हैं, सॉरी 8 प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हैं। नगरीय शासन प्रणाली को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मान्यता दी गई? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा उनको मान्यता मिली। जब तक ये रिफ्रेश कर रहा है तब तक हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सत्रह सौ 26 में मुंबई तथा कोलकाता नगर निगम स्थापित हुआ। लॉर्ड रिपन को भारत में राजधानी स्वशासन को पिता माना जाता है। दोनों जो है ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किन सरकारों में नगरीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने का प्रयास किया गया? सही है। 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन नियम से पारित होने पर परिणाम स्वरूप संविधान में क्या परिवर्तन हुआ? संविधान में नया भाग 9 का जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से 206 तक यह बल शामिल किया गया। 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, उपरोक्त सभी सही है। यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक परिणाम इनकी सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो इनका एक परिणाम सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित होगा, इससे जनजातीय लोगों की जमीन और गैर जनजातीय लोगों को अंतरिम करने पर रोक लग जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 स्लाइड नंबर 36 आ गया, इस पर देखते हैं। राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर पेशा पंचायत किस समूह पर पेशा पंचायत अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है? तो इसमें असम, मेघालय, तमिलनाडु जो है उस पर पेशा पंचायत प्रवर्तनीय नहीं है। अगला है नगर पालिका का भंग होने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसके दोनों कथन जो है वो सही हो जाएंगे, इसके दोनों कथन जो है वो सही हो जाएंगे। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल है? 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पार्षद नगर निगम का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। परिषद या नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है। नगर निगम आयोग नगर पालिका का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इसके सारे कथन सही हो जाएंगे, इसके सारे कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की अंतिम बैठक के मध्य कितने दिनों का अंतराल अधिक नहीं होगा?
6 माह का अंतराल होना अधिक नहीं होना चाहिए। किन केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकारों से संबंधित कार्य राज्य मानवाधिकार नहीं करता है? उपरोक्त सभी दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राज्य मानवाधिकार आयोग अपना काम नहीं करता है। और किन केंद्र शासित प्रदेश के राज्य मानवाधिकारों से संबंधित कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखता है? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जो संबंधित कार्य है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 कब प्रभावी हुआ? 31 जनवरी 1992 को महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम कार्यवाही उसने जो है प्रभावी हुआ। निम्नलिखित में से किस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति नहीं हटाते हैं? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति ने हटाकर केंद्र सरकार हटाती है। लोकसभा की सीटें संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कब की गई? इसमें 345 लिखा हुआ है, वो 545 होगा। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में हुआ। और लोकसभा संयुक्त सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से 62 वर्ष के संशोधन के द्वारा की गई। 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये किया गया। 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको फाइनल किया गया। ठीक है, ये अंतिम सवाल में आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो सदस्य और अध्यक्ष है उनको राष्ट्रपति जो है नहीं करते हैं और 525 से 545 कर दी गई 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और लोकसभा के सदस्यों की आयु जो है वो 41वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।